फ्रेंड्स, वेलकम टू अंग्रेजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो आपको पता ही है कि इंग्लिश ग्रामर में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और एरर डिटेक्शन वाला जो पार्ट है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जितनी भी एरर्स है उसको सोल्व करने के लिए आपको इसका सही यूज पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिर्फ 13 रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बाकी रूल्स के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम ख़राब किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ही कम्स, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब का सिंगुलर का यूज़ करना है हमें यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पे ही कम्स सही सेंटेंस होगा। दूसरा सेंटेंस है दे कम, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल यूज़ होगी। ये तो नॉर्मल रूल है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है दे है, प्लूरल है, और वर्ब है वो भी प्लूरल है। लेकिन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी। और एक बात यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारी वर्ब होती है वो पहले से ही प्लूरल होती है। वर्ब हमेशा प्लूरल ही होती है, उसके अंदर हम एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो अब यहाँ पे जानने लायक बात ये है कि कौन सी वर्ब के साथ एस का यूज़ होगा और कौन सी वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग होगा। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ आने वाला आगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, वर्ब को सही रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि आप सिंगुलर और वर्ब, जो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब है उसको पहचानें। अब देखिए सिंगुलर वर्ब कौन सी है ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। इज़, हैज़ और वाज। ठीक है, सिंगुलर वर्ब हमारी। प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर, हैव और वर। ये हमारी प्लूरल वर्ब है। अब देखिए सिंगुलर जो वर्ब है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। वर्ब फर्स्ट प्लस एस या एस का हम यूज़ करते हैं। तो वर्ब फर्स्ट में अगर एस या एस लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्लेज, गोज एट्सेट्रा। और प्लूरल वर्ब में क्या स्ट्रक्चर होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब जो होती है वो हमेशा प्लूरल ही होती है। अब देखिए, वर्ब और नाउन के बीच का अंतर आपको जानना ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए नाउन में तो क्या हुआ था, वर्ब में क्या हुआ था कि जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है और उसमें हम एस या एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर नाउन में उल्टा काम है। नाउन में उल्टा क्या है कि नाउन में आपको एस या एस लगाकर वो प्लूरल बन जाती है, जबकि वर्ब में क्या होता है, वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, यही इसका मेन डिफरेंस है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हमारा पहला रूल है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस है राम एंड श्याम आर कमिंग। यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट है, राम और श्याम। तो यहाँ पर हमने इन दोनों सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि दोनों को एंड से जोड़ने से जो प्लूरल हो गए हैं, प्लूरल के साथ हमारी प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया है। ठीक है, अब देखिए एस और एस का यूज़ जान लीजिए क्या कैसे होगा, कि कौन सी वर्ब के साथ हमें एस लगाना है, कौन सी के साथ एस लगाना है। अब देखिए, यदि वर्ब का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, एस एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड। अगर इनमें से कोई भी लेटर है वर्ब का तो एस जोड़ेंगे। ठीक है, यदि ऐसा नहीं हो तो केवल एस जोड़ते हैं। यदि किसी भी वर्ब का लेटर इनमें से हो तो एस जोड़ेंगे, अगर इनमें से कोई भी वर्ड नहीं हो तो सिर्फ एस जोड़ेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, लास्ट लेटर ओ हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पर हमें एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, एस एच आ रहा है पनिश के अंदर तो पनिशेज हो जाएगा। मिस के अंदर डबल एस आ रहा है तो मिसेज हो जाएगा। सर्च के अंदर सी एच आ रहा है तो यहाँ पर सर्चेज हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए सेकंड इसका रूल है, यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर यस जोड़ते हैं। अब देखिए वर्ब का लास्ट लेटर हमारे पास वाई है कैरी के अंदर, ठीक है, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट यहाँ पर हमारे पास आर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाई को आई में बदल देंगे और यस लगा देंगे, तो यहाँ पर कैरीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्राई के अंदर लास्ट लेटर वाई है, इसको हम आई में कन्वर्ट कर देंगे और आई में कन्वर्ट करके यस लगा देंगे तो फ्राइज हो जाएगा। ऐसा ही हम ड्राई में करेंगे, इसको ड्राइज में बदल देंगे। इसका थर्ड रूल क्या है वो देख लीजिए, यदि क्रिया का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई वोवेल हो तो एस जोड़ा जाता है। अब देखिए क्रिया का लास्ट लेटर हमारे पास वाई है प्रे के अंदर, तो प्रे और उसके पहले कोई वोवेल हो यानी स्वर हो तो इसके पहले हम को क्या दिख रहा है यहाँ पे ए, तो हमें क्या करना है यहाँ पे एस जोड़ना है, प्रे का प्रेज करना है, तो ऐसा ही हमें प्ले में करना है, प्ले का प्लेज हो जाएगा और स्ले का स्लेज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड है, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ रूल हमारा क्या कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा कोई भी नाउन या एडजेक्टिव हो और उसको एंड से जोड़ा जाए और वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित कर रहे हैं तो हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस देख लीजिए, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम। अब देखिए यहाँ पे हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, माय फ्रेंड मेरा मित्र, फिलोसोफर एक दार्शनिक, एंड गाइड और एक मार्गदर्शक आ चुका है। ठीक है, आ गया है या आ चुका है। अब हम यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा नाउन्स की यूज़ की गई है और उसको एंड से जोड़ा गया है, लेकिन इसमें ध्यान रखने लायक बात क्या है कि वह एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उसका जो मित्र है वो दार्शनिक भी है और गाइड भी है, तो यहाँ पे हमें हैव की जगह हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ पे भी हमने दो का यूज़ किया है, स्लो एंड स्टडी, और उसको एंड से जोड़ा है, तो यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, सिंगुलर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विन की जगह हमें क्या करना है, विंस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है, फिश एंड चिप्स इज़ माय फेवरेट डिश। तो यहाँ पर भी दो का यूज़ किया गया है, फिश एंड चिप्स का एंड से जोड़ दिया गया है इसको, तो यहाँ पर ये सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है, इसका यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, यदि अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब हमारा रूल क्या कह रहा है कि अगर दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ जा रही है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रही है तो इससे अगर हमें अलग अलग सब्जेक्ट का पता लग रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट है तो हमें इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। अब देखिए पॉवर्टी एंड मिजरी, यहाँ पे दोनों अनकाउंटेबल नाउन और उनको एंड से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्ब कैसी यूज़ करनी है, प्लूरल यूज़ करनी है, तो कौन सी वर्ब आ जाएगी, कम, यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए रूल क्या कहता है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड, नोट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट को और उसको एंड से जोड़ा जा रहा है तो हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं एक सेंटेंस, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। तो राम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हमने किस का यूज़ किया है, एज वेल एज का यूज़ किया है, तो एज वेल एज का यूज़ यहाँ पे हो रहा है। तो पहले वाला सब्जेक्ट कौन सा है, राम, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ यहाँ पे हो जाएगा। अगला सेंटेंस, द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वाज ड्रोन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द कैप्टन। यहाँ पे हमने यूज़ किया है अलॉन्ग विथ का, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगी, कैप्टन के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगी, वाज। तो यहाँ पे हमने वाज का यूज़ किया है। अगला सेंटेंस है, माई फादर अनलाइक माई अंकल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है माई फादर है। ठीक है, माई फादर हमारा सब्जेक्ट है और हमने यहाँ पे अनलाइक का यूज़ किया है। तो अनलाइक के हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इज का यूज़ किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा रूल नंबर 4 है, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। यानी अगर आर्टिकल का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के पहले ही हो रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति और वस्तु की हम बात कर रहे हैं, और क्या होगा फिर, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाइट के पहले वाइट एंड ब्लैक का यूज़ किया गया है। वाइट और ब्लैक को एंड से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, लेकिन इसके पहले कौन से आर्टिकल का यूज़ किया जा रहा है, ए का यूज़ हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही गाउन की बात करी जा रही है कि जो वो गाउन है वो वाइट भी है और ब्लैक भी है, इसलिए हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वाज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब यहाँ पे देखिए चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट, यहाँ पे इसने ग्रेट से पहले ए का यूज़ कर दिया है, जो कि यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सही सेंटेंस क्या होगा, चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो ये सही हो जाएगा। सही क्यों होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चर्चिल एक ग्रेट ओरेटर भी था और पॉलिटिशियन भी था, दोनों एक ही व्यक्ति की बात करी जा रही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्टिकल का यूज़ होगा पहले वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु। अगर हम हर सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा रहे हैं, इसका मतलब हम सेपरेट पर्सन की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर है और जो प्रोड्यूसर है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, इसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी हैव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ये डिफरेंस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5 है, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिले, कोई भी दो सब्जेक्ट है उसको नाइदर नोर से, आइदर और से, नॉट ओनली बट आल्सो से, नोर और से या नन बट से जोड़ा जा रहा है, तो वर्ब जो यूज़ होगी वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ हमें करनी है। तो वो किस तरह से होगी, चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, नाइदर राम नोर श्याम हैज़ कम। यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, नाइदर नोर का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो नज़दीक वाला सेंटेंस यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पर इसने श्याम के अकॉर्डिंग हैज़ का यूज़ कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, अगला सेंटेंस है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो यहाँ पर हमने आइदर और का यूज़ किया है, तो आइदर और का यूज़ किया, तो जो नज़दीक वाला यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है, हैव का यूज़ किया है। अगला जो सेंटेंस है, हैज़ राम और श्याम कम। तो यहाँ पर देखिए किसका यूज़ किया हमने, और का यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो पहले वाला जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, राम है, राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देख लेते हैं, नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं। ठीक है, नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से एक भी नहीं।
और दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का प्रयोग करें। देखिए इनमें डिफरेंस देखिए क्या है। अगर आप नन ऑफ का यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, दो से अधिक में से एक भी नहीं। इसका मतलब होता है कि दो में से ज़्यादा में से किसी के लिए भी नहीं। और नाइदर ऑफ का जब आप यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। तो इस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, कि उसके 4 लड़कों में से किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की। तो हम यहाँ पर 4 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, दो की बात नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर नाइदर ऑफ का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, यहाँ पर नन ऑफ का यूज़ होगा, क्योंकि हम नन ऑफ का जो यूज़ करते हैं वो दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अब देखिए कुछ और यहाँ पर रूल्स हम देख लेते हैं। आइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक। आइदर ऑफ का जब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है दो में से एक। और दो से अधिक में से एक के लिए हम क्या करते हैं, वन ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। आइदर ऑफ दी 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, कि जो 5 मेंबर्स है उनमें से कोई गलती पे है। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम आइदर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आइदर का यूज़ हम दो में से एक के लिए करते हैं, 5 व्यक्तियों के लिए नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है कि बोथ के साथ हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दो में से एक भी के लिए नहीं नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है, कि नाइदर ऑफ का प्रयोग हम दो में से एक के लिए भी नहीं के लिए करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। हम दो से ज़्यादा के लिए वन ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही सेंटेंस ये हो जाएगा। अब देखिए बोथ के साथ मैंने क्या बताया आपको, नोट का यूज़ नहीं करना है। बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। तो सही क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम। नीदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर नीदर का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीदर का जो मतलब होता है वो निगेटिव ही होता है अपने आप में यहाँ पर, इसलिए हम बोथ के साथ नोट का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 है, कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे बीमारियों का नाम है मीजल्स, ममप्स, रिकेट्स, सिंगल्स एट्सेट्रा। ठीक है, बीमारियों का जो नाम है मीजल्स, ममप्स, रिकेट्स, सिंगल्स एट्सेट्रा, इनके नाम के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। कुछ खेलों के नाम है जैसे बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, ड्रोट्स है। ये देखने से क्या लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये अर्थ में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का इसका यूज़ करते हैं। देखिए कुछ पुस्तकों के नाम होते हैं, तो पुस्तकों के नाम के पहले द अरेबियन नाइट्स, 3 मस्किटियर्स एट्सेट्रा। विषयों के नाम है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स। अब देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं देखने से तो ऐसे लगते हैं कि ये प्लूरल है और इनके साथ प्लूरल का यूज़ होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इनका जो अर्थ है जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स देखने से प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, इसलिए यहाँ पर हमने इज का यूज़ किया है। दूसरा सेंटेंस है पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो पॉलिटिक्स भी अर्थ में सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ इज का यूज़ करेंगे। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन इसमें एक एग्जेप्शन है, एक नोट करने लायक बात यह है कि अगर स्टैटिक्स का मतलब डेटा हो, स्टैटिक्स से आपका मतलब अगर डेटा हो, मैथमेटिक्स से आपका मतलब अगर कैलकुलेशन से हो, और पॉलिटिक्स से आपका मतलब यदि राजनीतिक विचारों से हो, तो इसका प्रयोग क्या होगा, बहुवचन के रूप में होगा। ये बात ध्यान रखनी है। इसका एग्जांपल देखिए, स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स।
तो यहाँ पे स्टैटिक्स क्या काम कर रहा है, इसने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो बहुत सारे घोटाले थे उनको प्रकट किया। तो यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ स्टैटिक्स का जो मतलब है वो डेटा से है, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ की है, प्लूरल वर्ब यूज़ की है। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल हैव का यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हमारा अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 8 है, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर वर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना गलत होता है। अब देखिए, जो हमारा सिंपल रूल होता है वो क्या कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जो नज़दीक वाला सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ कर देते हैं, तो उनका जो सेंटेंस होता है वो गलत हो जाता है। अगर आप ऐसा एरर डिटेक्शन में करते हैं तो आपकी एरर सीधी सीधी रॉन्ग हो जाती है। तो आपको सही यूज़ कैसे करना है वो ध्यान रखना है। आपको जो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी है उसका ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जो मेन सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना है, ना कि नज़दीक वाली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड, कि जो सेब हैं उनकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो अच्छी है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, क्वालिटी है। तो क्वालिटी के जो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज़ करनी होगी। इसलिए जो वर्ब आएगी यहाँ पे सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, इज़। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर जो एप्पल्स दिया हुआ है, एप्पल्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर इज़ की जगह क्या कर देते हैं, आर का यूज़ कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज़ गिल्टी। यहाँ पर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो है ही। मेन सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है ही। तो ही के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो इज़ का यहाँ पे यूज़ होगा। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आर का यूज़ कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेज रिलेटेड टू रियोट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो है अपील। अपील के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, वर्ब हमारी आएगी यहाँ पे हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 9 है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन आपको दिखती है सेंटेंस में तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, द हर्ड ऑफ काउज इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि जो गायों का जो झुंड है वो खेतों में चल रहा है। तो हर्ड यहाँ पे क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे हर्ड है, एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, उसके साथ हमने जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज़ की है, तो यहाँ पर इज़ का यूज़ होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, द कमेटी हैज़ अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। तो यहाँ पर जो कमेटी है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने कौन सी वर्ब का यूज़ किया है, हैज़ का यूज़ किया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, कलेक्टिव नाउन, और वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगी। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात है, एक एग्जेप्शन है, कि अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाए आपस में, या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, प्लूरल एडजेक्टिव का यूज़ होगा, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं इसके। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले वाले सेंटेंस में क्या यूज़ किया था, हमने कलेक्टिव रूप में उसकी बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो ज्यूरी है उसमें 5 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो एक से जो जितने भी व्यक्ति है ज्यूरी में, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की जो ओपिनियन थी वो अलग अलग थी। लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन सी वर्ब आ जाएगी यहाँ पे, प्लूरल वर्ब आएगी आर। यहाँ पर हम इज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की बात नहीं करके प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और हमारा रूल क्या कह रहा है, प्लूरल एडजेक्टिव का भी यूज़ करना पड़ेगा। पहले वाले सेंटेंस में हमने यूज़ किया था इट्स, तो यहाँ पर हमें दियर का यूज़ करना है। यहाँ पे दियर का यूज़ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस है, द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स।
अब यहाँ पर हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं, तो हम ऑडियंस में जितने भी लोग हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या आएगी, हैव का यूज़ करना है। और जो एडजेक्टिव आएगा वो भी प्लूरल आएगा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपको गलती की संभावना नहीं रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 10, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है कि जो प्लूरल नाउन जो संख्या होती है हमारे पास उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए 100 बॉयज़ आर इन माय क्लास। तो यहाँ पे जो वर्ब है, जो संख्या है वो कौन सी है, 100 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 100 बॉयज़। तो यहाँ पर वर्ब का कौन सा यूज़ करना है, 100 की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको वर्ब भी प्लूरल यूज़ में लेनी है। तो कौन सी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, यहाँ पे आर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव्स जो होते हैं 1 2 3 4 एट्सेट्रा, इनके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग अगर होता है और प्लूरल नाउन से किसी निश्चित रकम, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, निश्चित वज़न, सर्टेन पीरियड, निश्चित अवधि, सर्टेन डिस्टेंस, निश्चित दूरी, सर्टेन हाइट, निश्चित ऊंचाई का बोध हो रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, न कि प्लूरल वर्ब का। यानी अगर प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में प्रयोग करें तो सिंगुलर वर्ब का आपको यूज़ करना है। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 100 का यूज़ किया है, ठीक है। 100 के बाद में क्या रुपीज़ का यूज़ हो रहा है, तो आपको जो वर्ब यूज़ करनी है वो इज़ का यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा है, ऊपर देखिए कि कार्डिनल एडजेक्टिव जब आते हैं तो उसके साथ अगर प्लूरल नाउन का यूज़ हो रहा है, तो प्लूरल नाउन कौन सी, यहाँ पर रुपीज़ का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर हमने रुपीज़ का यूज़ किया है जो, ठीक है, प्लूरल नाउन हमारी रुपीज़ है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, और किसी निश्चित रकम, निश्चित वजन, निश्चित अवधि, निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई का बोध हो रहा हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का। तो अब देखिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, इज़ का यूज़ किया है यहाँ पे। अब देखिए जो अगला सेंटेंस है वो है 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने 10 माइल्स का यूज़ किया है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, इज़ यहाँ पे यूज़ होगी। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन, यदि कार्डिनल जो एडजेक्टिव्स है उसके बाद अगर प्लूरल नाउन का यूज़ हो रहा है और उससे अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है, जो यूनिट है वो अलग अलग अगर बोध हो रही है, अगर हमें उसका अलग अलग बोध कराना है तो उसे प्लूरल माना जाएगा, ना कि सिंगुलर, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है कि मेरी पॉकेट में 100 रुपये हैं, 100 रुपीज़ हैं। हम ये बोध कराना चाह रहे हैं कि हमारे पॉकेट में 100 रुपये हैं, प्लूरल का हम बोध करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट्स। हमारा जो रूल है वो क्या कह रहा है कि कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन जो यूज़ हो रही है, प्लूरल नाउन कौन सी, यहाँ पे रुपीज़ का हमने यूज़ किया है, ये हमारी प्लूरल नाउन है। अगर उसे अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है कि जो 100 रुपये है वो स्टूडेंट के बीच में बांटने हैं हमें, तो स्टूडेंट बहुत सारे हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अलग अलग यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। इसलिए यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया है, ठीक है, आर का यूज़ किया। तो इसलिए डिफरेंस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे एक सेंटेंस है 5000 रुपीज़ इज़ इन हैंडसम अमाउंट, कि जो 500 रुपये हैं वो एक अच्छी रकम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इज़ का यूज़ किया है 5000 के बाद, और पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया है, 100 रुपीज़ के बाद में आर का यूज़ किया है।
तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है रूल के अकॉर्डिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 11। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट इत्यादि के बाद के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके सब्जेक्ट सेंटेंस में किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है और उसके द्वारा दो सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जा रहा है, तो आपको जो वर्ब है वो कौन सी यूज़ करनी है, उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करनी है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाली हो, उससे पूर्वगामी हो। अब एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। चलिए, शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमन दैट हैज़ एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमने किसका यूज़ किया, यहाँ पे दैट का यूज़ किया। हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दैट है, तो दैट के पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वुमन है। और वुमन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। बहुत सारी महिलाओं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्लूरल है। तो यहाँ पर हैज़ की जगह हमें हैव का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैव का यूज़ होगा। अगला सेंटेंस है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम आई मीट। तो यहाँ पे देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हु, और हु के पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दोज। दोज यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल यूज़ करनी पड़ेगी। तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरी वन हुम आई मीट। तो यहाँ पर आई मीट का यूज़ नहीं होगा, इसकी जगह हमें दे मीट का यूज़ करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमेशा वाक्य के अर्थ को समझना है। सेकंड सेंटेंस का हमारा मतलब क्या है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं जिनमें से वे मिलते हैं। आई मीट का यूज़ नहीं होगा, दे मीट का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला सेंटेंस जो हमारा रूल है वो है, ईच, एवरी वन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन वन। ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये देखने में ये अर्थ में क्या लग रहे हैं, ये इनका जो अर्थ होता है वो सिंगुलर होता है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, हमें सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है, सिंगुलर एडजेक्टिव का और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करना है। ये हमारा रूल है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ईच स्टूडेंट हैज़ कम। देखिए यहाँ पर हमने ईच का यूज़ किया है, हम प्रत्येक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट के हिसाब से हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना। जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हैज़ का यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम। कि जो प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमने ईच का यूज़ किया, तो ईच के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है, वन मस्ट बी टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज हिज एनिमी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, वन के अकॉर्डिंग क्या करना है। वंस जो इसका प्रोनाउन हो गया वो वंस हो गया। यहाँ पर एज वेल एज का हमने यूज़ किया, तो यहाँ पर हिज की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, वंस का ही यूज़ करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैनी ए का यूज़ हमने इस सेंटेंस में किया है, ये थोड़ा आपको ध्यान से रखना देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैनी है और मैनी ए है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं, मैनी ए स्टूडेंट हैव नॉट डन देयर होमवर्क। कि बहुत से जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए मैनी ए के बाद हमने क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस सेंटेंस में हैव का यूज़ किया है और जो प्रोनाउन है वो भी देयर का यूज़ किया है, जो कि गलत है, क्योंकि मैनी ए जो है वो सिंगुलर होता है अर्थ के अंदर। तो इसके जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव की जगह हैज़ का यूज़ होगा, और जो प्रोनाउन होगा वो क्या आएगा, देयर। सॉरी, जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा हिज। तो हमें सिंगुलर का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए अगला सेंटेंस है, मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट दियर। कि एक व्यक्ति से ज़्यादा वहाँ उपस्थित था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैन एक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं,
वन मैन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो भी सिंगुलर आएगी, तो वाज आ जाएगी। यहाँ पर वर्ब आएगी वाज, एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग वाज का यूज होगा। अब देखिए मैनी का यूज़ आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में इसका यूज़ देखना है। अब देखिए पहला सेंटेंस है मैनी ए मैन हैज़ कम। अब मैनी ए मैन हैज़ कम, तो मैनी ए अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैन एक ही है तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ आपको करना पड़ेगा। अब अगला सेंटेंस देखिए मैनी मैन हैव कम, तो मैनी के बाद मैन का यूज़ हो रहा है। मैन यहाँ पर प्लूरल है, MEN, मैन यानी बहुत सारे आदमियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, हैव आ जाएगी, हैव का यूज़ यहाँ पर करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है ए गुड मैनी मैन हैव कम। तो यहाँ पर देखिए हम बहुत सारे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको हैव का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए अब लास्ट जो रूल है इसका वो देख लेते हैं। अगर ईच, एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, ये तो आपको पता है कि जो ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है वो प्लूरल होता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई वर्ब आती है, एडजेक्टिव आता है, प्रोनाउन आता है, तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। वन ऑफ द बॉयज देम हैज़ डन हिज वर्क। अब देखिए वन ऑफ के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर। कौन सी वर्ब आ रही है, यहाँ पे हैज़ का यूज़ हमने किया है और जो प्रोनाउन आ रहा है वो भी हमने हिज का यूज़ किया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड एक PDF हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।